एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। मैं हूँ अयाज असलम, डॉक्टर सजाद बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं और कोविड-19 के हवाले से हम आपको लम्हा व लम्हा न सिर्फ आगाह कर रहे हैं बल्कि इसके जो कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम चीज़ जो इस कोविड-19 के साथ साथ डॉक्टर साहब है वो ये है पाकिस्तान की मईशत, क्योंकि दुनिया भर की मईशतें जो हैं वो हम देख रहे हैं इस वक्त ज़बू हाली का शिकार है। और पाकिस्तान की जो मईशत जो कि एक लंबे तरह से जवाल में जाने के बाद अपग्रेड ऑन होना शुरू हुई थी, लेकिन उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि कोविड-19 की इस सिचुएशन की वजह से हमें परेशानी का और इसी सामना करना हवाले पड़ा। से बिल्कुल आपने आयाज दुरुस्त फरमाया कि इन तमाम चीज़ों को हुकूमत पाकिस्तान पैरेलल लेके साथ चल रही है और किसी भी इसके पहलू को, कोविड-19 के किसी पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त जो पूरी दुनिया नबरद आजमा है तो वो है मईशत से, और मईशत को किस तरह इस्तेहकाम बख्शा जाए। और इकनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हम तो पहले करंट अकाउंट डेफिसिट और इसके अलावा जो फॉरेन रिजर्व्स और बहुत सारे इशूज़ का सामना करने थे। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है आफ्ताब जहांगीर साहब ने, मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, और आमिर दुरानी साहब इकॉनमिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात यानी मुमताज़ माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। शुक्रिया जी, आफ्ताब जहांगीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। सर बताइएगा, इस वक्त हुकूमत तमाम तर इकदाम कर रही है, मईशत के हवाले से भी इकदाम कर रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि प्रोविंस के अपने अपने डायनामिक्स के मुताबिक फैसले भी सामने आ रहे हैं। जैसे कि बलूचिस्तान का हमने देखा, बलूचिस्तान में काफ़ी हद तक लॉकडाउन जो है उसको सख्त रखा गया। लेकिन एक चीज़ समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, इसे कोऑर्डिनेशन का फुकदान कह सकते हैं, अपने अपने प्रोविंस के डायनामिक्स कह सकते हैं। वजूहात क्या हैं आफ्ताब जहांगीर साहब? या बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। असल में देखिए, बात ये है कि हम एक वहशियत कौम अभी तक जो है पाकिस्तानी नहीं बन सके। देख, मैं ये माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ, लेकिन असल बात यही है। देखिए, ये एक वबा आई और इस वबा में हमें ये सबूत पेश करना था कि हम बहसियत एक कौम है, हमें अपने फैसले जो है इज्तमाही तौर पे करने हैं और वफाक से लेकर सूबे तक हमें एक लाइन ऑफ एक्शन अख्तियार करना चाहिए था कि, और उस पर हमें पूरी तरह से अमल करना चाहिए था। जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी थी, उसके साथ साथ आवाम की जिम्मेदारी भी थी कि वो भी हुकूमत के दिए हुए SOPs पे, हुकूमत के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल करती। और जो मीडिया ने उनको अवेयरनेस दी है, जो आप लोगों ने जो 24 आवर जो काम किया, और तकरीबन 3 महीने से आप मुसलसल इसी इश्यूज पे लगे हुए हैं, और आवाम की सेहत के लिए, आवाम की जिंदगी को आसान बनाने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि जी ये जिंदगी अब इस तरह गुजारनी है आपने, तो उसके लिए आवाम अभी तक तैयार नहीं हुई। एक एक तबका है जो इस चीज को बहुत सीरियस लेता है और एक ज्यादा अक्सरियत जो है इसको सीरियस नहीं ले रही। मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बात करता हूँ कि अभी जब लॉकडाउन को नरम किया गया रमजान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो जिस तरह लोगों ने उसका रिएक्ट किया, होना तो ये चाहिए था कि लोग, हमें एक बहसियत पाकिस्तानी खुश होना चाहिए था कि देखें अवाम ने सीखा है, अवाम ने अपने आप को तैयार कर लिया है इन सारे चैलेंजेस के लिए। लेकिन जैसे बाजारों में रश लगा, जिस तरह के हालात पैदा किए हैं, ये बड़ी बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल थी। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि अभी भी सूबाई हुकूमतों को चाहिए और वफाकी हुकूमत को चाहिए कि मिलकर कोई एक ऐसे लाएमल बनाए कि जो इस्लामाबाद से लेकर कराची तक, कोयटा से लेकर पेशावर तक, आजाद कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तानी, सबकी एक पॉलिसी हो और उस पर अमल किया जाए, ताकि लोगों को भी पता हो। अब लोग भी कंफ्यूज हो गए, वो कहते हैं जी हम सूबाई हुकूमत को सुने या वफाकी हुकूमत को सुने, तो उनको कंफ्यूजन से निकालने के लिए हमें चाहिए कि हम एक बैठ कर एक SOPs बनाएं और उस पर फिर अमल करें। आफ्ताब जहांगीर साहब, यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से लॉकडाउन में नरमी और खास तौर पर ईद उल फितर के लिए जिस तरीके से SOPs में भी नरमी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ओवरऑल लॉकडाउन को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है। इसके फौरन बाद सर हमें जरूरत पड़ेगी कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, क्योंकि हमें ज्यादा तादाद में टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है ताकि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़े और ईद उल फितर के बाद ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं और ट्रेस एंड क्वारंटीन जो है इस अमल को यकीनी बनाया जाए? अच्छा देखिए, एक तो टेस्टिंग की ये सूरत हाल है कि जी वॉलंटियर तौर पे मैं और आप, बुखारी साहब हो गए, हम जाएं, दुरानी साहब हो गए, हम जाकर जो है अपने टेस्ट करवाएं। लेकिन मैंने एक दफा एक राय दी थी अपनी एक प्रोग्राम के अंदर भी और कहीं कुछ दोस्तों को कि हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि रैंडमली लोगों के टेस्ट करे, ताकि उससे एक आसानी पैदा हो जाएगी
क्योंकि अचानक एक आदमी को पता ही नहीं है, वो बगैर सेहतमंद नजर आ रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो उसको अगर रैंडमली, जैसे खासतौर पर रिमोट एरियाज के अंदर रैंडमली टेस्ट किए जाए, तो उससे जो रिजल्ट सामने आएगा, तो जब वो आवाम के पास जाएगा, आवाम उसको देखेगी कि यार मेरे इलाके के अंदर, फॉर एग्जाम्पल एक कराची का इलाका ले लेते हैं, मंगोपीर के अंदर जी उन्होंने रैंडमली 100 आदमियों के टेस्ट कर लिए। अब उस 100 में से पता चला कि जी 50 जो है वो पॉजिटिव हो गए, 50 नेगेटिव हो गए, तो मंगोपीर वाले तशवीश में आ जाएंगे, ताकि इससे लोगों को एक समझने में आसानी होगी कि जो आप बाजार समझ रहे हैं ऐसे हालात नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर आप ये कहें कि जी वॉलंटरीली तो कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं, तो वो खौफ के मारे नहीं जाता कि हो सकता है कि मैं जाऊं तो मुझे पॉजिटिव टेस्ट का रिपोर्ट मिल जाए, तो वो डर जाता है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि खुद से ये फैसला करे कि भाई हमें कहाँ पे कैसे टेस्ट ठीक है, गवर्नमेंट को ये फैसला खुद करना चाहिए। आफ्ताब जहांगीर साहब साथ ही रहिएगा, आमिर दुरानी साहब की तरफ बढ़ेंगे, इस वक्त स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर दुरानी साहब, ये फरमाइएगा कि आप ये जो अभी तक के इकदाम हैं, हमने लॉकडाउन में तो नरमी कर दी मईशत को देखते हुए, और सूरत हाल अभी आपके सामने है, मार्केट्स के अंदर जो सिचुएशन आप देख रहे हैं वो भी यकीनन आपके सामने है। इकोनॉमी को तो हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे आपके ख्याल में किसी हद तक, लेकिन मेरे ख्याल में जो अगली सिचुएशन है कि आफ्टर ईद जो हमें कोरोना की वबा से निपटना पड़ेगा, अगर दोबारा फिर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, तो क्या फिर इकोनॉमी रिवर्स नहीं हो जाएगी उसी सिचुएशन पे? जी शुक्रिया बहुत बहुत। पहली बात तो ये है कि ये अभी हमें, आपने देख लिया होगा, नंबर्स भी आ गए हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, तो जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि वाकई इस साल हम नेगेटिवली ग्रो करेंगे, और ये मनफी ग्रोथ जो है ये हमें बहुत इम्पैक्ट करेगी। लेकिन उसके साथ साथ हम, ये जो आपका सवाल है कि क्या इकॉनमी अभी चल पड़ी है और क्या अगर इसके बाद एक सीवियर लॉकडाउन हो, तो इस पे पहला सवाल तो मेरा वापस आपको है कि ये हुकूमत से पूछना चाहिए कि ये जो अब कोई ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि वापस एक कंप्लीट लॉकडाउन होगा, तो क्या मैं ये पूछूंगा सबसे पहले कि हमारा कभी भी कंप्लीट लॉकडाउन था? तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमने कभी भी कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया, और हुकूमत ने हमेशा एक स्मार्ट लॉकडाउन, कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह हुकूमत ने पहले इसको डील किया था कि थोड़ा बहुत जो ज़रूरियात ज़िंदगी के हिसाब से उन्होंने कुछ शोबे मईशत के खुले रखे थे, वही दोबारा किया जाएगा। क्योंकि अगर हम वापस अभी आएँ और अगर हम समझें कि कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन दोबारा लगा दिया जाएगा, तो फिर ये हमारी बहुत से हमारी जो मईशत है उस केसों को ये इफेक्ट करेगा। सबसे पहली बात ये याद रखिए कि कंप्लीट कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन लगाना पाकिस्तान में दो वजूहत की वजह से नामुमकिन है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम हमेशा ये समझते हैं कि जो तबकाती तौर पे हमारे अंदर एक हम-आहंगी बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान का जो निचला तबका है और जो दरमियाना तबका है, उनकी रहन सहन, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी, जिस तरह वो अपने फॉर एग्जांपल अपना डेली रोज़मर्रा का सामान स्टोर करके घर में रखते हैं, वो ट्रेंड बिल्कुल फ़र्क है हमारे उम्रा से। तो ये फैसला करना कि हम कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे, मेरा नहीं ख्याल है कि ये होने लगा है, और ना इसकी कोई ज़रूरत मुझे नज़र आती है। अच्छा, जी प्लीज दुरानी साहब, ये भी साथ में ऐड करना चाहूंगा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो हमारा खासतौर पे दिहाड़ीदार तबका है, जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब भी बार बार जिक्र करती है, हुकूमत पाकिस्तान का फोकस है कि ये जो दिहाड़ीदार तबका है इसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो सहूलियात फराहम करने की जरूरत है। दो तरह की बातें की जाती है, एक सब्सिडी और एक रिलीफ। जरा इन दोनों का जरा मवाजना करके बताइएगा कि सर तामीराती शोबे को भी काफी हद तक रिलीफ दिया गया, या हम ये कह सकते हैं कि उनको काफी हद तक छूट दी गई। दूसरी जानिब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला रहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद रही। तामीराती शोबे का ये भी कहा जाता है कि रमजान मुबारक के महीने में वैसे ही काम रुक जाता है। तो तामीराती शोबा जो है अभी तक उस तरह फाल नहीं हुआ। क्या ईद के बाद कोई उम्मीद है कि तामीराती शोबा जिससे ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं, जिनका प्राइम मिनिस्टर साहब भी जिक्र करते हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कुछ इसी तरह का देखने में आया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, गुड्स ट्रांसपोर्ट को तो काफी हद तक रिलीफ दिया गया, लेकिन ये दोनों शोबे बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी इकॉनमी में। जी शुक्रिया, ये आपने मतलब बहुत ही आला सवाल पूछा, और इनफैक्ट मैं खुद सोचा था कि पहले किसी ने ये इस पे गौर नहीं किया कि ये जो आता है ना सब्सिडी और रिलीफ, पहले इस पे ज़रा सी बात कर लेते हैं। तो सब्सिडी और रिलीफ में हमेशा ये देखिए कि एफिशिएंसीज का फ़र्क होता है। तो मेरी ज़ाती राय ये है हकीर सी कि हमेशा अगर हम रिलीफ दें वो सब्सिडी से बेहतर होता है। उसकी वजह क्या है कि जब भी आप किसी को कोई सब्सिडी, चाहे आप वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को देना चाहें, चाहे आप वो हमारे चीनी वालों को देना चाहें या हमारे IPP वालों को देना चाहें, उसमें टारगेटिंग में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उसमें फिर एक किस्म से आपको सोचना पड़ता है किसको दूं, किसको ना दूं, किस कंडीशन में दूं। तो वो हमेशा एक आप सीरीज ऑफ आपको जजमेंटल, और जैसे कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती है।
तो रिलीफ जो होता है ये बेहतरीन होता है। रिलीफ से मैं मकसद ये लेता हूँ कि ये वो है कि जब आप यूनिवर्सली रिलीफ देते हैं, यानी आप कहते हैं कि सबके लिए, मिसाल तौर पे अगर जब हम पेट्रोल की प्राइस कम करते हैं तो पेट्रोल की प्राइस में अमीर को भी फायदा होता है, गरीब को भी, लेकिन उम्मीद ये किया जाता है कि उसका जो रिलेटिव इम्पैक्ट होगा गरीब की जिंदगी में वो ज्यादा होगा, तो इसलिए हम सोचते हैं कि चलो खैर है अमीर को भी मिलने दो। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें रिलीफ स्ट्रैटेजीज जो यूनिवर्सली अप्लाई हो उनमें टारगेटिंग में भी मसला नहीं होता और वो एफिशिएंट होती हैं मेरी हकीर नज़र में। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने सवाल पूछा कि क्या ये जो शोबे जिस पे आपने एक तो एग्रीकल्चर ज़राअत के शोबे की बात की, दूसरा आपने बात की कंस्ट्रक्शन सेक्टर तामीराती शोबे के बारे में, तो ये दोनों शोबे जो है मेरी जो अपनी पिछले 2 से 3 हफ्ते में इस पे नज़र रही है, ये एक काफ़ी हद तक फाल हो गया है। क्या इसका डेटा हमें मिला है अभी तक? हमारी जो स्टेटिस्टिक्स ब्यूरो नहीं, अब वो उसमें अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन हमें ये भी समझ आ जानी चाहिए कि अगर आप इस वक्त निकलते पिछले 3 हफ्ते में बावजूद रमज़ान के हमारा तामीराती सेक्टर फाल हो गया था। इसी तरह ज़राअत का भी अगर आप जाके कटाई देखें गेहूं के सीज़न की, या आप जाके देखें जो आलू लेस को पहुंचाए गए, आलू की भी आपको पता ना वो फसल तैयार थी, तो हाँ बारिशें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आप ये देखें कि अभी इवन जो आपकी जीडीपी की जो फोरकास्ट आई है और जो एनालाइज कैलकुलेशन आई है उसमें भी आप ये देखेंगे कि आपकी फसल कदरे बेहतर हुई। हाँ, अब आ जाते हैं उस चीज पे जो आप कह रहे थे कि ट्रांसपोर्ट बहाल कर देगी। एक्चुअली सबसे बड़ा मसला जो हमें नजर आएगा वो ये कि पैदावार हो रही होगी, कटाई भी हो जाएगी, क्या वो मंडियों तक पहुंचती है और क्या उसकी तरसील उस तरह से होती है जिस तरह पहले होती थी। मिसाल के तौर पे अभी अगर आप देखें तो आमों का सीजन है, तो अभी हमें ये देखना है कि क्या आम इस दफा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स का तो हमें नजर नहीं आ रहा कि ये सारा इस वक्त एक हम क्या सराई कर सकते हैं इसके ऊपर, हम इसके हतमी ना मुझे पता है ना मेरे ख्याल में किसी और को पता है कि इसमें होगा क्या, कि क्या तरसील टाइम पे होगी, क्या वो शिप टाइम पे लगेगा, क्या हमारी एक्सपोर्ट होगी, क्या हमारी अंदरूनी मार्केट्स चल पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये एक सवाल आपका अच्छा है, लेकिन इसका मैं अगर ये कहूँ कि मुझे हतमी तौर पे जवाब पता है तो ये गलत होगा। अच्छा, हम सब ये आफ्ताब देख जहांगीर रहे हैं साहब की और तरफ मैं देखते बढ़ना हैं कि चाहूंगा। इंशाल्लाह ईद के बाद क्या होगा। आफ्ताब जहांगीर साहब भी हमारे साथ मौजूद। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये वही सवाल जो मैंने अभी आमिर दुरानी साहब के सामने रखा, क्या हुकूमत कुछ ऐसा सोच रही है कि ईद के बाद जो है वो लॉकडाउन दोबारा से कर दिया जाए या स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाए? क्योंकि सिचुएशन जो हम अभी देख रहे हैं, सिर्फ अगर हम इस एक वीक की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर केसेस की जो एक रिकॉर्ड तादाद हमारे सामने आई है और अमवात की भी रिकॉर्ड तादाद पिछले 24 घंटों में हमारे सामने आई है, उसको देखने के बाद जो हमें सूरत हाल ईद के बाद है वो यकसर मुख्तलिफ होती हुई नजर आ रही है। खुद WHO ये कह चुका है कि अगर पाकिस्तान में यही सूरत हाल बरकरार रहती है तो केसेस की तादाद 2 लाख तक जा सकती है। अच्छा देखिए, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि लॉकडाउन, जैसे दुरानी साहब ने भी बात की कि लॉकडाउन तो पहले भी कोई ऐसा सच लॉकडाउन तो नहीं था। वो एक स्मार्ट लॉकडाउन का किसी ने नाम दे दिया, किसी ने कोई नाम दे दिया, लेकिन वो लॉकडाउन नहीं था। मैं फिर बार बार एक बात कहता हूँ, अक्सर मैं ये कहता हूँ कि देखें, एक तबका है जिसको अपनी सेहत, अपनी हेल्थ कॉन्शियस का बड़ा ख्याल रहता है आम हालात के अंदर भी ना, तो उन्होंने तो अपने आप को ऑसिलेट किया हुआ है, अभी भी किया हुआ है, मिलने जुलने से भी रह गए, घर में रहते हैं, घर के जो सर्वेंट्स हैं उनको भी छुट्टी दे दी है। लेकिन एक तबका जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसके पास पीने का साफ पानी नहीं है, जिसके पास वो एनवायरनमेंट नहीं है हेल्थ की, वो तबका जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जी इस किस्म का कोई वायरस मौजूद है। जबकि हमने सब ने, हुकूमत ने अपना पूरा जोर लगाकर उनको समझाने की कोशिश की है कि भाई ये एक वाकई हकीकत है, ये कोई अफसाना नहीं है, लेकिन वो फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अब होगा क्या? देखिए, ये हो नहीं सकता कि जी आप बिल्कुल कंप्लीटली कारोबार बंद कर दें, कंप्लीटली फैक्ट्रीज बंद कर दें, कंप्लीटली कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद कर दें, ये हो नहीं सकता। इसके लिए जो है फैक्ट्री मालिकान को चाहिए और कंस्ट्रक्शन साइट्स को चाहिए कि अपनी कोई ऐसा सिस्टम खुद से बनाए कि भाई हम शिफ्टों में काम करेंगे और अपने स्टाफ का टेस्ट करवाएंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि वो ज्यादा आसान होगा कि जी मेरे साइट पे काम करने वाला। आफ्ताब जहांगीर साहब, सॉरी टू कट यू, ये आइडियल माशरे की तरफ आप जा रहे हैं सर? ये आइडियल माशरा बदकिस्मती से नहीं है सर। बुखारी भाई 70 साल में कम से कम इतना तो हमें भी आइडियलिज्म होना चाहिए हमारे अंदर कि हम आप लोगों की बात पर अमल कर सकें। देखिए, ये मेरे लिए आप नहीं कर रहे, ये डॉक्टर साहब आप अपने लिए कर रहे नहीं कर रहे, ये दुरानी साहब अपने लिए नहीं कर रहे, हम तो जो अपनी प्रिकॉशंस है हम ले ही रहे हैं।
ये हम अब पूरे पाकिस्तानी कौम की बात कर रहे हैं, आने वाली नस्लों की बात कर रहे हैं, हम एहतियात की बात कर रहे हैं जो हमने अब सारी जिंदगी गुजारनी है। जी और अगर अच्छा, इसको आफ्ताब अपना जहांगीर लिया हमने, साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, यहाँ पे बड़ा एक अहम इशू है, बाज़ औक़ात हम नज़रअंदाज कर देते हैं कुछ गैर मामूली हालात के तनाजुर में ये हम फैसले जब करने जाते हैं। हम इस वक्त देख रहे हैं कि हमारी जो इंतज़ामिया है उसका फोकस जो है SOPs है और SOPs पर अमल दरामद है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई, उसके जब रेट नीचे आए तो उसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें नजर नहीं आया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्टर्स ने अपने किराए कम नहीं किए, अशियाए खुर्दोनोश के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। और मैं खुद मार्केट जा चुका हूँ, मैं खुद देख चुका हूँ कि बजाय कि कीमतें घटे या कम हो, कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। तो ये जो हमारे खासतौर पे प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, इंतजामिया है, क्या ये पैरेलल लेके साथ नहीं चल सकती ताकि लोगों के लिए कुछ रिलीफ भी हो, कि उनको कुछ पेट्रोल की मद में या डॉलर की मद में कुछ उनको रिलीफ भी मिल सके? अच्छा, मैं बुखारी साहब एक मिसाल देता हूँ थोड़ी सी हट के। तबलीगी जमात वाले क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों को सहरोजा लगवा दें। वो कहते हैं कि भाई जब ये सहरोजा लगाएगा तो ये 3 दिन तक प्रॉपर नमाज पढ़ेगा है और उस सिस्टम में आ जाएगा, तो वो फिर उसका आदी हो जाएगा। हमारे अभी ये जो लोग हैं ना, ये लोग आदी हो गए हैं कि जी हमारी प्राइस ये हो गई, वो कम की तरफ। तो अगर मैं खुद एतराज करूं कि मैं तुम्हें किराया नहीं दे सकता इतना, क्योंकि अब प्राइस इतनी हो गई है पेट्रोल की, तुम मुझसे इतना किराया क्यों ले रहे हो, मैं तुम्हारा बाइकाट करता हूं, है अवाम उसका बाइकाट करे। अगर अवाम क्या कि नहीं, मैं कोई एक दफा मेहनत करके कोशिश करके एक साइकिल खरीद लूंगा लेकिन तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठूंगा। सर लेकिन बात तो फिर वही आइडियल सिचुएशन वाली हो गई, असल में बातें तो हम आइडियल ही करेंगे ना, वो उसमें से जो काम की चीज है वो निकाल लेंगे। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, कभी भी किसी ने कीमत बढ़ाने के बाद कम नहीं की। कभी कोई ये कह दे मुझे आप कोई एक रिलीफ बता दे, कितनी मीटिंग्स होती हैं, कितने वो होती हैं कि जी 20% कम कर दो। अगर जितना पेट्रोल की कीमत कम हुई है, जितनी फीसद कम हुई है, उतने फीसद तो किराए कम होने चाहिए ना। लेकिन वो जब भी आप नेगोशिएशन पे जाते हैं तो पता चलता है कि हुकूमत ने कहा था 25% कम करो, और बड़ी लड़ाई झड़ाई के बाद बड़े कामयाब मुज़ाकरात हो गए और 18% कम हुआ है। तो इसलिए वो भी पर पता नहीं चलता कि वो 18% बेचारा आवाम जो है उसको तो समझ ही नहीं आती। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, इसके लिए ये कुछ तो अपनी जिम्मेदारी, सेल्फ जिम्मेदारी को भी महसूस करना है और कुछ सख्त मेजर्स भी लेने हैं। ठीक है, आमिर दुरानी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब मेरे ख्याल में काफी देर से वो आपके किस पॉइंट पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। दुरानी साहब। जी मैं इस पे ना डिस्कशन बहुत मेरे ख्याल में थोड़ा गौर करना चाहिए कि बात ये कि देखिए हम आ जाते हैं पहले लॉकडाउन और नो लॉकडाउन वाला, इसके अंदर जरा हम इस पे गौर कर लें कि आज से पहले भी गरीब मर रहा था। अगर आप उतने लोगों की शरह देखें जो लोग गुर्बत से रोजाना मरते हैं वर्सेस, और गुर्बत से मरने में मुराद ये कि वो एक्सेस नहीं कर सकते हेल्थ को, इन चीजों के साथ, वो इस कोविड से बहुत ज्यादा है। तो जब वो गरीब मर रहा था तो क्या उस वक्त हमें याद नहीं आ रहा था कि बंदा मर रहा है? इस वक्त हम कहते हैं कि जी हम इंसानी जान को कदर करें, तो इंसान जान जब कदर कहाँ गई थी जब लोग गुर्बत से मर रहे हैं और जो अभी भी मर रहे हैं। तो पहली बात तो मैं ये बहुत क्लियरली सबको समझाना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, सियासी पॉइंट स्कोरिंग इतनी हद तक बढ़ गई है कि हम लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल्स या मुआशी प्रिंसिपल्स या समाजी प्रिंसिपल्स को बिल्कुल रद्द कर दिया है। तो ये इस डिबेट में, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई भी इस डिबेट पे जो है उनको सबसे पहले पूछ लें कि वो जो गरीब मर रहा था, क्या उस गरीब की जान की कोई वैल्यू नहीं थी जो अचानक आपको हर जान की वैल्यू याद आ गई है? तो पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जहां तक इन्होंने कहा कि जी क्या ये अब दुकानें खुल जाएंगी और लोग ये करेंगे, इसमें दो चीज़ों का हमारा आंसर है। पहली बात तो ये कि ये कहना हर चीज़ के ऊपर कि हम तो एक गया गुजरा मुआशरा है, मेरे ख्याल में ये किसी चीज़ का हल नहीं है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने तबलीगी जमात का साहब ने मिसाल दी, मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि देखिए 2005 में भी तो यही गंदे लोग थे ना, और 2005 में भी जब सबको ये पता लग गया कि सानेहा कैसा है, तो हमने इन्हीं लोगों को देखा कि इन्हीं लोगों ने आगे जाके किस तरह मुल्क की मदद की, किस तरह ये यकजा हुए। आप ये देखिए कि वो जो एक दफ़ा आपने एक निक गिरा दिया और एक अभी लंदन साहब को जो भी थे उनको आपने गिरा दिया, तो उस पर आप देखिए कितनी कौमी यकजहती हुई। मेरे ख्याल में ये कहना कि ये कौम जो है ये किसी तरह कलेक्टिवली एक काम नहीं कर सकती, ये गलत है। दूसरी बात ये कि जो अगर हम आ जाते हैं जो कि आइंदा को देखने में, तो
इस वक्त जो मार्केटें खुली हैं, एक तरफ आप कीमतों का रोना रो रहे हैं, लेकिन मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए कि वो लोगों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है जो खरीद रहे हैं? क्या वो दैट्स द सिर्फ पॉइंट। आपने अमूमन दुरानी साहब नुमाइश ये के बड़ा साथ अहम जा नुक्ता रहे हैं? है। एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट नुक्ता दुरानी साहब आपने बयान किया है, मैं आपकी तरफ इसी हवाले से आना चाह रहा था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आप बेहतर तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। सर ये बताइएगा कि जब भी हम IMF का बेल आउट पैकेज लेने जाते हैं तो हम पे मुख्तलिफ कदगन लगा दी जाती है, मुख्तलिफ पाबंदियां होती हैं, सब्सिडीज के हवाले से होता है, फिर स्टेट बैंक में नोट के छापने के हवाले से होता है। डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और कमर्शियल बैंक्स की तरफ हमें जाना पड़ता है। बैंकों के अगर हम हालत देखें तो बैंकों में भी वो ट्रांजैक्शंस FBR की कुछ पॉलिसीज, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग पॉलिसीज या कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज इस तरह की थी कि जो बैंकों में ट्रांजैक्शन था और डिपॉजिट था वो बहुत कम हुआ। तो ये जो बैंकिंग सेक्टर है, अगर ये बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा बेहतर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ FBR रिफॉर्म्स, तो आप समझते हैं कि ये तीसरा सेक्टर जो है ये भी हमारी इकोनॉमी में अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएगा? जी देखिए, ये आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है, और ये सवाल में मैं जब से मैं वापस पाकिस्तान आया हूँ और कुछ इस पे काम कर रहा हूँ, तो मतलब वो 40-30 साल हो गए। तो वो बात ये है कि यहाँ पे ये तीसरा सेक्टर असूली तौर पे, किताबी तौर पे ये होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे एक हमारी जो स्टेट यानी जो हमारी हुकूमत है और जो हमारी सिटीजनरी यानी जो हमारे सिटीजन हैं पाकिस्तान के और हमारे आम बाशिंदे हैं, इनमें एक ट्रस्ट गैप, ये एक दूसरे पे एतबार नहीं करते हैं। जब तक ये एतबार पैदा नहीं होगा तो ये हमारी इकॉनमी कैश इकॉनमी रहेगी। तो ये आप जो अभी देख रहे हैं ना, बल्कि मैं वापस इसी आपके सवाल को जवाब में जरा बाजार चले जाइए। ये बाजार में खरीदो फरोख्त हो रही है बावजूद इसके कि कीमतें चढ़ी हुई हैं। वो क्यों हो रही है? इसलिए कि हमें ये अंदाजा ही नहीं है कि कैश कितना पड़ा हुआ है, किसके पास पड़ा हुआ है, और उसकी जराए आमदन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये लोग इसको डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं कम से कम जब भी आपने कहीं पे कोई रूल करना होता है या गवर्न करना होता है या किसी चीज़ को रेगुलेट करना होता है, तो पहले हमें ये बताना चाहिए कि वो चीज़ क्या है जिसको हम रेगुलेट करने जा रहे हैं। यानी मिसाल इसकी इस तरह है कि आप हमेशा बच्चे की तरबियत उस हिसाब से करते हैं कि जब आपको पता हो कि नंबर 1 कि ये लड़का है या लड़की है, या दूसरी बात ये कि उसका जो नेचुरल इंक्लिनेशन है वो कैसी होती है। हमें यहाँ कुछ पता नहीं है। तो आपने जो बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात की और FBR के रिफॉर्म्स की, मैं ये कतन आपको कह रहा हूँ कि ये कभी भी सक्सीड नहीं हो सकते जब तक बुनियादी तौर पे हुकूमत और जो हमारा मुआशरा यानी हमारे जो लोग हैं उनमें एक एतबार की सतह अगली सतह पे नहीं आती। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद है हामिद दुरानी साहब और आफ्ताब जहांगीर साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पर हम पाकिस्तान की जब इकॉनमी की बात करते हैं और पाकिस्तान के इकोनॉमिक सेक्टर में जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, और कुछ हम ये देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे कुछ हिडन एमएनसीज़ की मिसालें हमारे सामने दुनिया में मौजूद हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ास तौर पर मौजूदा हालात के तनाजुर में मौरूज़ी और ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के जो फैसले किए हैं, अब बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ फैसले जो हो जाते हैं बस इम्प्लीमेंट भी होते हैं। इम्प्लीमेंट करवाने में इंतज़ामिया है, प्रोविंस है, मैक्रो से माइक्रो प्लानिंग है, उसके साथ ये अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए, कंसेंसस के ज़रिए इम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि ये कहीं कहीं पे गैप रह जाता है, इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर उसके कैपेसिटी इशूज़ आ जाते हैं, वो उसको उस तरीके से जो है वो यकीनी नहीं बना सकती। इसी तरीके से अगर हम अपनी ज़ात की बात करें, खुद एहतसाबी कर नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की किस बात को कहते हैं, अपनी जिम्मेदारी और एहसास जिम्मेदारी किस चीज़ का नाम है। यानी जिस तरह आफ्ताब जहांगीर साहब ने भी कहा कि अगर एक शख्स पूरे बस में बैठ, राजा नज़ीर साहब से भी इस हवाले से हम बात कर लेते हैं क्योंकि लॉज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। राजा नज़ीर एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। राजा नज़ीर साहब ये बताइएगा, रावलपिंडी आप जहाँ पे खुद आपकी रिहाइश है, फिर आप अदालतों में मौजूद होते हैं, ये बताइएगा सर, ये जो वायलेशन होती है, SOPs को नज़रअंदाज किया जाता है, हुकूमत की जानिब से इंतज़ामिया के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता है, इसकी क्या सज़ा है, किस तरह इंप्लीमेंट किया जा सकता है ताकि लोगों को ये बात पता चले कि अगर आपने SOPs पर अमल दरामद न किया तो इसकी ये सज़ा भी होगी? जी डॉक्टर साहब, इसके लिए ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर एक पूरा चैप्टर है जिसे चैप्टर 9 कहते हैं, और इसमें मुख्तलिफ दफात हैं जिसमें 269, 270, 271 ये जनरल लॉज हैं कि ये कोई ऐसी पेंडेमिक या कोई ऐसी डिजीज के जिसके स्प्रेड होने का अंदेशा हो और कोई शख्स उसका सबब बने उस स्प्रेड करने में, तो इन दफात के तहत जो है वो कार्रवाई हो सकती है। ये तो जनरल लॉज हैं। फिर स्पेशल लॉज इस तरह के हैं कि अभी जैसा ये पेंडेमिक अभी चल रही है कोरोना वायरस वाली, तो इसमें सूरत हाल ये है कि इसमें मरकज की तरफ से भी ऑर्डिनेंस आए और सूबों की तरफ से भी। तो सूबों की तरफ से आप देखें कि जिस तरह के
सिंध की तरफ से है एपिडेमिक डिजीज ऑर्डिनेंस 2020, और इसी तरह पंजाब के अंदर भी पेंडेमिक डिजीजेस के हवाले से ऑर्डिनेंस आया है जो 2020 ऑर्डिनेंस है। तो ये स्पेशल लॉज है, तो इनकी इनेक्टमेंट है, और बिल्कुल अगर कोई बंदा इस तरह की डिजीजेस का सबब बनता है या कोई ऐसा एक्ट करता है या जो क्वारंटाइन करने के जो लॉज हैं उनको वायलेट करता है, तो उसकी प्रॉपर FIR भी हो सकती है, उस हवाले से फाइन्स भी हो सकते हैं, और मुख्तलिफ पेनल्टीज लॉज के अंदर मौजूद हैं। राजा साहब, ग्रांड फरोशों का क्या इलाज है? ग्रांड फरोश जो हैं वो तो बड़ा सर उठाया हुआ है उन्होंने, और ग्रांड फरोशी अपनी उरूज और इंतहा पे पहुंची हुई है। ग्रांड फरोशों के लिए क्या इंतजामी एक्शन हो सकता है? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ग्रांड फरोशी के हवाले से आप देखें कि एक तो रमजान के हवाले से इस तरह की ग्रांड फरोशी हो रही है, और दूसरा इस पेंडेमिक के आने के बाद आपने देखा कि इससे रिलेटेड जो एसेसरीज थी, जो मेडिसिन थी, जो इस तरह के मास्क वगैरह थे, उस हवाले से भी आपने देखा कि ग्रांड फरोशी शुरू हो गई। तो उस हवाले से भी पूरा चैप्टर मौजूद है, ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, और स्पेशल लॉज भी हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, जिसमें जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन्स भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया राजा नज़ीर एडवोकेट साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए। और हमारी ये ट्रांसमिशन नाज़रीन अभी अपने अख्ताम को पहुंचेगी। ट्रांसमिशन का चंक अपने अख्ताम को पहुंचता है। एक ब्रेक के बाद आप हमारा खबरनामा देख सकेंगे, जिसके बाद हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। अयाज असलम और डॉक्टर सजाद बुखारी को इजाज़त दीजिए। Pakistan